everyone, how are you all? Welcome back to my channel. My name is Navneet Kaur and as you know कि हमारी 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज़ चल रही है फॉर NT-UGC नेट एग्जाम 2020 पेपर 2 कॉमर्स के लिए. सो गाइज आई हैव कम अप विद दिस सीरीज़ इन विच यू कैन प्रैक्टिस 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर पेपर 2 कॉमर्स, राइट. एंड ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बेस्ड ऑन एक्चुअल पेपर पैटर्न. येस, बिल्कुल जैसे रियल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगे. सो गाइज आई हैव कम अप विद दिस सीरीज सो दैट यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस बिफोर योर एग्जाम, बिकॉज एग्जाम से पहले अगर आप एक्चुअल पेपर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाएगी, राइट. एंड यू विल गेट एग्जाम रेडी, राइट. सो दिस वीडियो इज़ पार्ट 8 ऑफ दिस सीरीज़. तो हम हर वीडियो में हर पार्ट में 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं. सो अभी तक हम 7 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं इन विच वी हैव डिस्कस्ड 70 क्वेश्चंस, राइट. तो हम इस वीडियो में फर्दर 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सो ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद फ्रेम किए हैं विच आर बेस्ड ऑन एक्चुअल पेपर पैटर्न. सो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी, यूजफुल लगेगी. इफ़ येस देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज फॉर मोर सच यूजफुल वीडियोज़ रिलेटेड टू NT-UGC नेट पेपर. You can definitely subscribe to my channel. So without any further delay, let's get started. So question number 71, which of the following statements is correct about probable error? So guys, यहाँ पर आपको probable error से related कुछ statements given है. आपको identify करना है इनमें से कौन सी statement correct है and after that you have to choose a correct option from below, right. So probable error is a topic in the subject business statistics. So this question comes from unit 5, that is business statistics and research methods, right. So probable error का जो टॉपिक है वो कोरिलेशन के अंदर यूज़ होता है. So देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हमसे पूछा गया है. फर्स्ट इज probable error is used to test the reliability of Karl Pearson's correlation coefficient. Second, if absolute R is greater than 6 times of probable error, then coefficient of correlation is said to be insignificant. And third is upper limit of the range within which the correlation of a randomly selected sample from the same universe will fall is calculated as small r minus probable error. So ये 3 statements आपको given है, आपको identify करना है इनमें से कौन सी correct है. So guys, statement 1, statement A कि probable error यूज़ किया जाता है कार्ल पियर्सन्स coefficient of correlation की reliability को टेस्ट करने के लिए. So this statement is correct. Second, absolute R is greater than 6 times of probable error, then R is said to be insignificant. So ये statement incorrect है because जब absolute R की value greater होती है 6 times of probable error से, then उस केस में स्मॉल r जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, इनसिग्निफिकेंट नहीं होता. सो दैट इज़ वाई स्टेटमेंट बी इज़ इनकरेक्ट. थर्ड इज upper limit of range within which the correlation of a randomly selected sample from same universe will fall is calculated as r minus PE. So this is also incorrect because upper limit को calculate करने का formula होता है small r plus probable error, right. So statement C is also incorrect. So we have to find the correct statement here, राइट. आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है विच इज़ ओनली ए, राइट. सो ओनली ए आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4. इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 हेयर. फाइन. सो गाइज हम क्वेश्चंस को यहाँ पर ऐसे ही डिस्कस करते हुए चल रहे हैं. आप इन क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करने की ट्राई करना, बिल्कुल जैसे रियल एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से ट्राई करना, अपने आप को एसेस करना. आफ्टर दैट आप यहाँ पर सोल्यूशंस देखना, ठीक है. वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल रेगुलेटर्स अलॉन्ग विद द एक्ट under which they are established. Identify the correct statement from below. So you are given the financial regulators along with the act under which they are established. ठीक है, तो यहाँ पर आपको financial regulators given है and जिस एक्ट के अंडर वो establish हुए हैं उनके साथ वो एक्ट mentioned है. आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है एंड उसके बाद आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. सो गाइज दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम यूनिट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट. सो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो ऐसे ही क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके पेपर 2 कॉमर्स के, वो मैंने यूनिट वाइज डिस्कस किए हैं सेपरेट वीडियोस के अंदर. सो वो आप
आप जाकर ज़रूर देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होंगे वो आपके लिए वीडियोस। वो सारे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बनते हैं। सो उन सभी वीडियोस का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, एज वेल एज आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। फाइन, सो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या गिवन है स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज RBI मैचेस विद RBI एक्ट 1935, देन SEBI एक्ट 1992, IRDAI एक्ट 1999 एंड PFRDA एक्ट 2012। तो आपको करेक्ट एक्ट आइडेंटिफाई करना है। सो देखो, RBI एक्ट 1935 के अंडर RBI इस्टेब्लिश नहीं होता, वो इस्टेब्लिश हुआ था RBI एक्ट 1934 के अंडर, राइट। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ठीक है। सेबी का एक्ट था 1992 और यहाँ पर यही आपको गिवन है। सो स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड बी इज करेक्ट। सी इज IRDAI एक्ट 1999। सो IRDAI विच इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये IRDAI एक्ट 1999 के अंडर ही इस्टेब्लिश हुआ था। सो स्टेटमेंट सी इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट डी इज PFRDA एक्ट 2012। तो PFRDA मीन्स पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो किस एक्ट के अंडर हुआ था? इट वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट PFRDA एक्ट 2013, राइट। सो स्टेटमेंट डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो आपको क्या आइडेंटिफाई करना था? करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं? बी एंड सी। सो बी एंड सी कहाँ पर है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। फाइन, next is under Income Tax Act 1961, the provision for deduction in respect of interest on loan taken for higher education is mentioned under which of the following sections? So this question comes from the topic deductions, which is of the unit 10, that is income tax and corporate tax planning, right? तो 10 यूनिट से आपका ये क्वेश्चन है एंड टॉपिक यहाँ पर क्या है? डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो डिडक्शंस का टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है कि आपको आइडेंटिफाई करना है इन चारों सेक्शंस में से किस सेक्शन के अंदर आपको डिडक्शन मेंशन्ड है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। तो अगर आपने हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग लोन लिया है एंड उस पर जब आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो तो उस पर आपको डिडक्शन मिलेगी। वो डिडक्शन का प्रोविज़न किस सेक्शन के अंडर मेंशन है? सेक्शन 80G, 80E, 80EE या फिर 80TTB। सो हेयर 80G का जो सेक्शन है इसके अंडर डोनेशंस के रिगार्डिंग आपको प्रोविज़न मेंशन है। किसी भी आप फंड में डोनेट करते हो, कोई भी गवर्नमेंट फंड है, सपोज प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, तो वहाँ पे अगर आप डोनेट करते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको डिडक्शन मिलती है। वो प्रोविज़न आपका सेक्शन 80G के अंडर मेंशन्ड है, ठीक है। 80E के अंडर मेंशन्ड है अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट की जब पेमेंट करेंगे आपको वहाँ पे डिडक्शन मिलेगी। सो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 80E। बाकी सेक्शंस भी देख लेते हैं। 80EE ये मिलता है जब होम लोन लिया जाता है एंड उस पर इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे डिडक्शन के रिगार्डिंग जो प्रोविज़न है वो है 80EE के अंडर। एंड 80TTB में है कि जब सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट्स करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट की इनकम होती है तो उसके ऊपर डिडक्शन मिलती है, वो उसके रिगार्डिंग जो प्रोविज़न है वो है सेक्शन 80TTB एंड ये है फॉर सीनियर सिटीजन स्पेसिफिकली। तो अगर वो वहाँ पर कोई डिपॉजिट करते हैं तो उनको इंटरेस्ट की जो इनकम होगी उस पर उनको डिडक्शन मिलेगी। वो प्रोविज़न मेंशन्ड है सेक्शन 80TTB के अंडर। सो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? सेक्शन 80E, विच मीन्स द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 2। फाइन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements is incorrect about GST Act? So this question comes from the topic GST Act under unit 9, that is legal aspects of business, right? तो legal aspects of business वाली जो यूनिट है ये न्यू ऐड हुई है सिलेबस के अंदर, पहले नहीं थी। तो इसके अंदर काफ़ी सारे एक्ट्स मेंशन्ड है लाइक कंपनीज एक्ट, GST, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो इस तरह से काफ़ी सारे एक्ट्स मेंशन्ड हैं। तो आपको GST एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया है। सो लेट अस सी यहाँ पर क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट GST एक्ट? सो यू हैव गिवन 3 स्टेटमेंट्स हियर एंड आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है अबाउट GST एक्ट। सो GST एक्ट क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विच वॉज
विच केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2017, राइट। तो ये काफ़ी बड़ा रिफॉर्म है हमारे इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर, जहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके एक नया टैक्स बनाया गया विच इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे लाइक वैट, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इन सबको रिप्लेस करके एक सिंगल टैक्स बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जीएसटी के अंदर इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं CGST, देन SGST एंड देन IGST, ठीक है। तो इसी के ऊपर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। सो देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट A, CGST is a tax collected by central government for an interstate sale. SGST is the tax collected by state government on an intrastate sale. And IGST is the tax collected by central government on an intrastate sale. So आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से आइडेंटिफाई करनी है। सो CGST मीन्स सेंट्रल GST। तो ये वाला टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। किस केस में? जब इंट्रा स्टेट सेल होती है, ठीक है। इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन अ स्टेट, मीन्स एक स्टेट के अंदर ही आपकी जब गुड्स जो हैं वो बायर से सेलर की तरफ जाते हैं विद इन ओनली वन स्टेट, तो वो हो जाती है इंट्रा स्टेट सेल, ठीक है। तो CGST और SGST जो होता है वो इंट्रा स्टेट सेल में कलेक्ट किया जाता है। मीन्स जब एक ही पर्टिकुलर स्टेट के अंडर जो गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो जब एक ही स्टेट के अंडर हो रहा होता है, उस केस में CGST और SGST कलेक्ट किया जाता है। CGST कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड SGST कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो जितना भी टैक्स बनता है, जितना भी GST बनता है, उसका हाफ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है एंड हाफ पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। और जो IGST होता है वो होता है इंटीग्रेटेड GST, जो किस टाइम पे कलेक्ट किया जाता है? इंटर स्टेट सेल, मीन्स जब आपके दो स्टेट्स में सेल हो रही है, मीन्स हरियाणा से पंजाब में सपोज गुड्स सेल किए जा रहे हैं, तो उस केस में IGST टैक्स होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर CGST गिवन है, टैक्स कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एन इंटर स्टेट सेल। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज CGST इंट्रा स्टेट सेल में कलेक्ट किया जाता है। SGST is the tax collected by state government on an intrastate sale, so this statement is correct. And IGST is the tax collected by central government on an intrastate sale, so this statement is incorrect because IGST कब collect किया जाता है? In case of interstate sale means जब एक पर्टिकुलर स्टेट में दो स्टेट्स के अंदर जब गुड्स परचेज और सेल किए जाते हैं तो वहाँ पर IGST कलेक्ट किया जाता है। सो वी हैव टू इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स देयर, स्टेटमेंट A एंड स्टेटमेंट C। आपको आइडेंटिफाई क्या करना है? इनकरेक्ट। वो कौन कौन सी है? A और C। तो A और C कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 2। फाइन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सो दिस इज अ मैचिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 के साथ। लिस्ट 1 में आपको गिवन है एसेट टेस्ट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो एंड ऑपरेटिंग रेशो। लिस्ट 2 में आपको फॉर्मूलाज गिवन है, सो यू हैव टू मैच द करेक्ट रेशो विद इट्स करेक्ट फॉर्मूला एंड आफ्टर दैट यू हैव टू चूज फ्रॉम बिलो द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो पेपर में आपको ये इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, इन केस अगर आपको सारे पॉइंट्स यहाँ से नहीं आते, जो आपको पॉइंट करेक्ट आता है जस्ट फाइंड दैट इन योर ऑप्शंस, ठीक है। सपोज आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो को आपको करेक्ट फॉर्मूला पता है विच इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। सो थर्ड मैचेस विद बी, सो जस्ट फाइंड थर्ड विद बी इन द ऑप्शंस। तो थर्ड विद बी कहाँ कहाँ आपको गिवन है? सो यहाँ पर आपको थ्री ऑप्शंस में थर्ड के साथ बी गिवन है। इट मीन्स आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड में से ही होगा। सो बाकी पॉइंट्स को भी फाइंड करने की ट्राई करो कि जो आपको लगता है करेक्ट होना चाहिए उनको ऑप्शंस में देखो। सो दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व मैचिंग क्वेश्चंस, राइट। सो एसेट टेस्ट रेशो क्या होता है? इट इज़ अ लिक्विडिटी रेशो, इसे आप क्विक रेशो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो 1 मैचेस विद सी, 1 मैचेस विद सी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 में, एंड और वो कहीं भी नहीं गिवन है। एंड थर्ड का बी भी आपको थर्ड ऑप्शन में गिवन है। इट मीन्स योर थर्ड ऑप्शन शुड बी करेक्ट,
तो क्या करो आप, बाकी भी जो पॉइंट्स बचे हैं सेकंड और फोर्थ, उसे भी आप यहाँ पर मैच कर लो, क्रॉस चेक कर लो कि वो सही बैठ रहे हैं या नहीं। सेकंड इज प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो इज द सॉल्वेंसी रेशो। तो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो सेकंड मैचेस विद ए, सेकंड विद ए इज गिवन इन थर्ड ऑप्शन, ठीक है। लास्ट इज ऑपरेटिंग रेशो। सो ऑपरेटिंग रेशो इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। द फॉर्मूला इज cost of sales divided by net sales into 100. So 4 matches with D. So 4 matches with D is given in third option. So your correct option should be option number 3. Fine. So this is how you should solve matching questions in case you do not know the correct answer to all the 4 points here, right? So matching questions काफ़ी easy होते हैं solve करने के लिए. So अगर आपको चारों पॉइंट्स में से कोई पॉइंट नहीं आता फिर भी आप इन क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द यूनिट 2 दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, राइट? तो अकाउंटिंग सब्जेक्ट से आपका ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन रेशियोज। तो रेशियोज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से करना है अलॉन्ग विद द फॉर्मूलाज। तो एग्जाम में आपको ऐसे ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। सो आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न करने हैं। फाइन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट बेसल नॉर्म्स। सो बेसल नॉर्म्स के रिगार्डिंग आपको इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फिर। सो बेसल नॉर्म्स इज अ टॉपिक अंडर द यूनिट 7 दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बेसल नॉर्म्स का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। सो यू शुड नॉट मिस दिस टॉपिक, राइट? सो देखते हैं यहाँ हमें क्या क्या स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टेटमेंट ए, बेसल नॉर्म्स वर इशूड फॉर रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज़ मार्केट। सो बेसल नॉर्म्स को सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करने के लिए इशू किया गया था। दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज सिक्योरिटीज़ मार्केट को नहीं बल्कि बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए बेसल नॉर्म्स इशू किए गए थे, राइट? सेकेंड इज 3 कैटेगरीज ऑफ बेसल नॉर्म्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द बेसल कमिटी, बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3। मीन्स बेसल नॉर्म्स आपके 3 कैटेगरीज में इशू किए गए थे, बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3 बाय द बेसल कमिटी। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज बेसल कमिटी कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ 30 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो बेसल कमिटी में आपके सेंट्रल बैंक्स, बेसल कमिटी में आपके 30 कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज 30 कंट्रीज़ नहीं, देर आर 27 कंट्रीज़, राइट? तो 27 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स बेसल कमिटी के मेंबर्स हैं। लास्ट इज बेसल 1 नॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1988। सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। बेसल 1 नॉर्म्स 1988 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। सो हमें क्या आइडेंटिफाई करना था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट विच आर स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी। इट मीन्स A and C are incorrect statements, so we have A and C in option 3. That is why the correct option here is option number 3. Fine. Next is question 77. Which of the following distribution channels a single firm owns both production and distribution facilities? तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि out of these 4 distribution channels, in which of the distribution channel a single firm owns both the production as well as distribution facilities. मीन्स एक ही फर्म है, वो ही प्रोड्यूस कर रही है एंड वो ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। मीन्स वो किसी और मेंबर की हेल्प नहीं ले रही, वो खुद से ही डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रही है अपने गुड्स का, राइट? सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 8 दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड द टॉपिक हियर इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। सो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस गिवन है। Contractual marketing distribution channel, corporate distribution channel, administrative distribution channel and horizontal distribution channel. So guys, जब एक सिंगल फर्म अपनी खुद से ही प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है एंड गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करती है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कहते हैं कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, राइट? इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है? तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है ये। कॉन्ट्रैक्चुअल मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या होता है कि जब मेंबर्स जो है आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आपको एग्जांपल से समझ आएगा, जैसे कि सपोज इन केस ऑफ फ्रेंचाइजिंग, तो यहाँ पर मोस्टली फ्रेंचाइजिंग का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है कि जो भी प्रोड्यूसर होता है वो ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है
ठीक है। फ्रेंचाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे कि सपोज मैकडॉनल्ड्स, तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या होता है कि जब जो डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन के जो मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक मेंबर की पावर की वजह से उसकी ही वहाँ पर अथॉरिटी चलती है कि किस तरह से गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए टू द कस्टमर्स। एंड लास्ट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मीन्स जहाँ पर एक ही लेवल पे डिफरेंट फर्म्स हैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं किसी एक सिंगल मार्केट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, ठीक है। सो जो फर्स्ट 3 हैं वो आपके वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के टाइप हैं एंड लास्ट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर बनना चाहिए वो है कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 2। फाइन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 78। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम बिलो रिगार्डिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। तो एक पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स गिवन है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड आफ्टर दैट यू हैव टू चूज अ करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम हियर। So this question is from the unit 10, that is income tax and corporate tax planning, and the topic here is residential status of a person. So देखते हैं क्या क्या statements given है। First, a person may be resident in more than one country for the same previous year. तो yes, this statement is correct because जब जिस भी कंट्री में वो रह रहा है अगर उसने उस कंट्री में रहने की जो रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशंस हैं फुलफिल की हैं, देन उसके बाद वो कुछ पोर्शन के लिए दूसरे कंट्री में रह रहा है एंड वहाँ की कंडीशंस भी फुलफिल कर रहा है, इट मीन्स वो एक पर्टिकुलर ईयर में एक से ज़्यादा कंट्री का रेजिडेंट कंसीडर किया जा सकता है, राइट। सो ए पर्सन मे बी रेजिडेंट इन मोर देन वन कंट्री फॉर द सेम प्रीवियस ईयर, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ फर्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज एक फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट का होता है। फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस फर्दर ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट में क्लासिफाई नहीं होता। सो दैट इज वाई स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। सी, एन HUF इज सिंपली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज HUF और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज resident or non-resident as well as it can be further classified as ordinary and non-ordinary resident, right। तो जब एक HUF का जो कर्ता होता है अगर वो स्पेसिफिक कंडीशंस फुलफिल करता है जो एक्ट के अंडर मेंशन्ड है तो उसकी कंडीशंस को फुलफिल करने के बेसिस पे ये बताया जा सकता है कि वो पर्टिकुलर HUF उस पर्टिकुलर ईयर में ऑर्डिनरी रेजिडेंट थी या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट थी। फाइन। सो स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट। लास्ट इज an Indian company is always resident in India. So this statement is correct because एक Indian company हमेशा इंडिया की resident होती है। So we have to identify the correct statements and correct statements are B and C. B and C are given in the option. Sorry, correct statements are A and D. So A and D are given in option 1. So we have correct option here is option number 1. Fine. Next is capital invested in a highly risky project with the objective of earning a high rate of return is bridge capital, seed capital, lease financing or venture capital. So you have to identify that out of these 4 capitals, which capital is invested in a highly risky project with an objective of earning the high rate of return. So this question comes from the unit business finance, right? So the answer to our question is venture capital because venture capital is a capital which is invested in a risky project. Bridge capital is a capital which is required by the firms to meet their short term needs, right? जब उन्हें short term basis पे funds की requirement होती है they use bridge capital। तो bridge capital वो bridge उस गैप को fill करती है जो गैप arise होता है जब उनके पास funds नहीं आते। सपोज कंपनी ने लोन के लिए अप्लाई किया है तो लोन के सैंक्शन होने के बाद एंड लोन की एक्चुअल डिसबर्समेंट तक जो गैप होता है उस गैप को फिल करने के लिए देयर इज ब्रिज कैपिटल, राइट। सीड कैपिटल इज अ इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ न्यू प्रोजेक्ट एंड लीज फाइनेंसिंग इज यूज्ड इन केस ऑफ टेकिंग द असेट्स ऑन लीज। मीन्स जब आपको असेट्स में इन्वेस्ट करना है एंड यू डू नॉट बाय द असेट्स बट यू टेक द असेट्स ऑन रेंट ताकि आप कॉस्ट को
मिनिमाइज कर सको, मीन्स कॉस्ट को इग्नोर कर सको जो आपको पे करनी पड़ेगी असेट्स को बाय करने के लिए, राइट। सो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, वेंचर कैपिटल। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 4. Now last question is, which of the following statements is correct about product life cycle? So you have to identify from these 4 statements which statements are correct regarding product life cycle. So this question comes from unit 8, that is marketing management, and the topic here is product life cycle. So let us see what statements are given to us. Statement A. The concept of product life cycle was developed by Professor Theodore Levitt. So this statement is correct. Second, the duration of each stage of a product life cycle is same for all the products. कि हर प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज की जो ड्यूरेशन है वो सेम रहती है. दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट ड्यूरेशन होती है हर स्टेज के लिए. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी इंट्रोडक्टरी स्टेज काफ़ी छोटी होती है एंड कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी इंट्रोडक्टरी स्टेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, राइट. ऐसे ही मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइनिंग स्टेज, ग्रोथ स्टेज, दे मे डिफर डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट. थर्ड इज convenience products have a largest maturity stage. So this statement is correct because convenience products जो हैं वो जल्दी outdated नहीं होते. ग्रोथ स्टेज से निकलने के बाद उनकी जो परचेजिंग है वो काफ़ी टाइम तक रहती है. पीपल परचेज दिस प्रोडक्ट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो उतनी जल्दी वो आउटडेटेड नहीं होते, ना ही किसी नए कंपेटिटर के आने पर उनकी सेल्स डिक्लाइन होनी स्टार्ट होती है. सो दैट इज़ वाई कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स enjoy a largest maturity stage. So statement C is correct. D is sales of the product increases at a declining rate during the declining stage of its life cycle. तो एक प्रोडक्ट की डिक्लाइनिंग स्टेज में उसके सेल्स जो है वो डिक्लाइनिंग रेट पे इंक्रीज करती है. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज डिक्लाइनिंग रेट पे अगर सेल्स इंक्रीज करती है तो वो करती है मैच्योरिटी स्टेज पे एंड नॉट ड्यूरिंग द डिक्लाइनिंग स्टेज, बिकॉज डिक्लाइनिंग स्टेज पे तो सेल्स डाउन चली जाती है. So that is why statement D is incorrect. So we have to identify the correct statements which are A and C. So A and C are given in option number 1. So we have correct option here is option number 1. Fine. So guys, this is all for today's video wherein I have discussed with you the next 10 questions of our 100 most expected MCQs series. I hope you are liking this series and you are finding this series useful. If yes, then don't forget to share it with your friends, and also for more such videos don't forget to subscribe to my channel. I'll meet you in the next video with next 10 questions. Till then, keep learning and thank you so much.